नज़ीर, इजराइल फलस्तीन का फैसला कुन मार्का ग्लोबल ऑर्डर की तब्दीली के साथ जारी है। जंग के नतायज और दुनिया का ऑर्डर, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं और अब इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो अमेरिका से आ रही है और उसके जवाब में रशिया से भी बड़ी डेवलपमेंट आई है। नाज़रीन, रशिया ने मिडिल ईस्ट जंग के हवाले से आज 2 मरतबा बात की है और ये गैर मामूली नौयत की डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर हम रशिया के जो मेथड ऑफ वर्किंग है उसके ऊपर नजर डालें और इस जंग के हवाले से नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि रशिया इस जंग के हवाले से 8वें दिन 10वें दिन को बयान जारी करता है। लेकिन आज एक अजब फिनोमेना हुआ है। आज रशिया की जानिब से 2 मरतबा मिडिल ईस्ट के ऊपर बात की गई है और दोनों मरतबा यह कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, हम बहुत करीब पहुंच गए। तो इसका मतलब यह है कि पस्से पर्दा कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे सामने इस तरह नहीं है और रशिया एक ही दिन में 2 मरतबा वार्न कर रहा है कि यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ने के करीब है। फिर इसी के साथ जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल कोरिला, जो इजराइल का जिन्होंने दौरा किया है और नॉर्दर्न कमांड में जाकर उन्होंने हिजबुल्लाह के हवाले से असेसमेंट्स की हैं, उसकी मजीद तफसीलात आ रही हैं कि जनरल कोरिला ने क्या डायरेक्शन दी हैं, हिजबुल्लाह जंग का मामला कहां पर पहुंचा है और अमेरिका बरह रास्त किस तरह से वहां पर इंटरवेन कर रहा है कि कैसे हमला करना है, क्या करना है, उसकी मजीद तफसीलात आई हैं। नहारिया से नाज़रीन अहम तरीन वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नहारिया के अंदर घुसे हुए हैं, नहारिया मेन सिटी के अंदर, और वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके साथ जाकर ये ड्रोन्स टकरा रहे हैं और क्रेजी एक्सप्लोजन्स वहां पर सुनने को मिले हैं। और इन वीडियोस ने आज साबित कर दिया है कि वाकईतन बहुत मैसिव लेवल के ऊपर एस्केलेशन और एक्सपेंशन हिजबुल्लाह ने कर दी है। यह बड़ी खतरनाक बात है कि जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं वो अब वाज़ेह है कि यहां पर एस्केलेशन हो चुकी है, यानी उनके मेन सिटीज की मेन हाई राइजिंग जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ जाकर ड्रोन्स टकरा रहे हैं। तो हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं हिजबुल्लाह जंग के हवाले से। और ओवरऑल जो पिछले 48 घंटों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जॉर्डन का वाकया हो गया, मुजाहरे हो गए, उस बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि अब नेतन्याहू को एस्केलेशन करनी पड़ेगी। और हमने देखा फिर सीरिया में अटैक्स हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने बहुत एस्केलेशन उधर से आगे से कर दी है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम अमेरिका से आगाज करते हैं। ग्लोबल ऑर्डर और रीजनल वॉर, इन दोनों को एक साथ मिलाकर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका से जो डेवलपमेंट हुई है, ट्रंप का अहम तरीन बयान जारी हुआ है जिसने दुनिया में एक खलबली मचाई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो मुल्क डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को भी धमकी लगाई गई है, उसको संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। मैं पहले जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूं। ट्रंप वॉज 100% टैरिफ ऑन कंट्रीज अबंडनिंग यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर को छोड़ रहा है उसको संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। 100% टैरिफ उसके ऊपर लगाया जाएगा। You leave the dollar and you are not doing business with the United States। जो डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगा वो अमेरिका से ट्रेड नहीं कर सकता। अब ये अमेरिका से ट्रेड नहीं होगी तो फिर सारी बात है यूरोप से, मतलब वो किसी से ट्रेड नहीं करने देंगे। संगीन नताज के वो कह रहे हैं कि उसको भुगतने पड़ेंगे जो डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रम्प्स प्रपोजल फॉलोज डिस्कशन विद द एडवाइजर्स ऑन पेनलाइजिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया विच हैव एक्सप्लोर्ड डी डॉलराइजेशन। पेनलाइजिंग, पेनल्टी कहते हैं ना, सजा देना, सजा दी जाएगी उन मुल्कों को जो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लाइक चाइना एंड इंडिया। ईरान तो वो तो भुगत रहे हैं ना, रशिया, तो चाइना और इंडिया की वो बात कर रहे हैं कि इनको पेनल्टी डाली जाए, इनको संगीन नतायज और सजा जो है वो दी जाएगी। अब नाज़रीन 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस हवाले से समझ लें और फिर रीजनल वॉर का इससे क्या ताल्लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो नाज़रीन ये है कि ब्रिक्स बहुत तेजी के साथ जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा रही है और यह भी मुतवक्का है जो खबरें इस वक्त आ रही हैं। एक तो जो आईएमएफ है जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है, उसके मुकाबले में ब्रिक्स अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और उसके तहत कुछ मुल्कों को कर्जे भी मिले। जैसे अभी अल्जेरिया वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है लेकिन वो एनडीबी का मेंबर बन गया, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसी तरह बांग्लादेश, बहुत सारे मुल्कों को वहां से कर्जे मिलना शुरू हो गए। तो ब्रिक्स बहुत तेजी से डी डॉलराइजेशन कर रहा है और
ये जो ब्रिक्स की मीटिंग अक्टूबर में होने जा रही है, अभी बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो उस हवाले से ये मुतवक्का है कि वहां पर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया जाए कि ब्रिक्स का कोई मुल्क जो है वो डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, यह एक नई करेंसी मुतारिफ करवा दी जाए। ये 90% मुतवक्का है, क्योंकि इस वक्त पस पर्दा ऐसी चीजें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर रशिया के जो बैंक्स है वो टेस्ट पीरियड इस वक्त कर रहे हैं नई करेंसी के हवाले से। वहां पर मुख्तलिफ तजर्बात रशियन बैंक्स में हो रहे हैं। रशिया ने टोटल डॉलर को अबंडन कर दिया है। चाइना से जो उसकी ट्रेड है सारी की सारी वो लोकल करेंसीज में हो रही है, और ईरान के भी यही मामलात हैं। तो ये बहुत मुतवक्का है कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाए। पहली बात हो गई। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि अब इस बयान के अंदर इंडिया को धमकी लगाई गई है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस सारी गेम का, इस ग्रेट गेम का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी प्यूटन से मुलाकात करके आए हैं, और वहां पर डिस्कशन क्या हुई है, अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहां पर पढ़ते भी हैं और तिजारत भी हो रही है, बिजनेस भी इंडियंस वहां पर जाकर कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड के ऊपर बात हुई है। अब देखें, रशिया तो डॉलर को दोबारा से एक्सेप्ट करने वाला है नहीं, वो तो आगे बढ़ चुका है। तो जिसने उसके साथ चलना है उसको डॉलर अबंडन करना पड़ेगा। तो अभी ये आज से 4 दिन पहले की एक रिपोर्ट है जो वाशिंगटन पोस्ट ने छापी, और उसने कहा कि अमेरिका को बहुत कंसर्न्स हैं इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात, और अमेरिका ने इंडिया को ये कन्वे किया है, यानी वो सूरत हाल पहुंच रही है आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये सूरत हाल वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पहुंच रही है टुवर्ड्स इंडिया और बाकी ममालिक के हवाले से, कि या तो अमेरिका उनको कह रहा है कि हमारे साथ खड़े हो या फिर उनके साथ खड़े हो, मतलब उनके साथ हैं तो फिर हमारे दुश्मन हुए, दोस्त ना हुए। ये दरमियान वाला मामला हम अफोर्ड नहीं करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि सऊदी अरब ने अभी तक डॉलर का जो मुआहिदा है कि ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में सेल होगा, उस मुआहिदे को एक्सटेंड नहीं किया है। जो अभी 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है वो एक्सपायर हो गया है, और सऊदी अरब ने उसको एक्सटेंड नहीं किया। सऊदी अरब का मसला नाज़रीन यह है कि चीन ये फैसला कर चुका है कि वो डॉलर को छोड़ने जा रहा है। ब्रिक्स का मतलब फाउंडिंग मेंबर और सारा आगे इक्तदार तो उसी के पास जाना है। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब डॉलर करेंसी रखता है तो चीन उससे ऑयल नहीं खरीदेगा, तो उसने चीन को तो हर सूरत में ऑयल बेचना ही बेचना है। तो इसलिए वो सोच रहा है कि वो मल्टी करेंसीज मुतारिफ करवाए, और सारी बात है ये ब्रिक्स मिलकर ये चीजें होंगी ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि दुनिया के ये जो सारे ममालिक अब इकट्ठे हो रहे हैं वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, इनमें से कोई भी डॉलर को एक्सेप्ट अब नहीं करना चाहता है, कोई भी डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। देखिए, गजा में जो कुछ हो रहा है ये डॉलर की हेजेमनी है। भाई बात पैसे की है ना, पैसा उनका है, सारी जंगें, सारी आपके इक्तदार वो पैसे के ऊपर होता है। अगर ये हेजेमनी ना होती तो गजा में जो कुछ हो रहा है वो ना होता। तो दुनिया ने इसी तरह के मसालिम भुगते हैं। अफ्रीका को देख लें, जो सारी ब्रिक्स के मेंबर्स बन रहे हैं, चाइना के साथ अभी समिट हुआ है। अच्छा, तो दुनिया जो है वो अमेरिका के इस थानेदारी का जो कल्चर है बेसिकली उससे वो तंग आ चुके हैं। यानी अगर उनको कोई कंसेशंस मिले भी सही तो भी वो इस बदमाशी की वजह से अब तंग आ चुके हैं कि इस निज़ाम के अंदर हमने रहना ही नहीं है, अब हमने इस निज़ाम को बदलना ही बदलना है। मिसाल के तौर पे अभी तुर्की से कुछ देर पहले की खबर आई है, यूएस इंक्रीज प्रेशर ऑन टर्कीज बैंक ऑपरेशंस विद रशिया। अब टर्की के ऊपर यह प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि रशियन बैंक्स के साथ जो ट्रेड है, मामलात हैं, वो खत्म किए जाएं। भाई क्यों खत्म किए जाए? देखें दुनिया गुस्से में क्यों है कि भाई हम डॉलर क्यों इस्तेमाल करें, हमने इतना अरसा इस्तेमाल किया है, और डॉलर इस्तेमाल करें तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। हमें वो मिलेगा जो मिडिल ईस्ट में पिछले 40 सालों में हुआ है, हमें वो मिलेगा जो इस वक्त गजा में हो रहा है। यानी अमेरिका ने दिया क्या है दुनिया को सिवाय तबाही और अमवात के, और क्या दिया है? गजा इस वक्त की सबसे बड़ी मिसाल है। तो दुनिया बेसिकली अब इस बदमाशी से तंग आ गई है, वो इस सिस्टम से बागी हो चुकी है। अब जो मर्जी हो जाए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जो कुर्बानियां देना थी दे ली, अब इस सिस्टम को कबूल नहीं करेंगे। अब यहां पर मसला नाज़रीन यह है कि अमेरिका यह बात नहीं समझ रहा कि दुनिया क्यों भागी भागी जा रही है रशिया और चाइना के पास, दुनिया क्यों उसके खिलाफ अलायंस बना रही है, उसकी बदमाशी की वजह से। और वो उल्टा फिर बदमाशी दिखा रहा है कि जनाब ये कर देंगे, संगीन नताज, इंडिया को सजा देंगे, चाइना को सजा देंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे। बात यह है कि 100% टैरिफ लगाएंगे ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर और नॉर्थ कोरिया, ये सारे मालिक जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं हुआ? और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रिक्स की जीडीपी है
वो इनकी जीडीपी से कहीं ज्यादा है, यानी G7 इनका सबसे बड़ी वो, तो G7 से कई गुना ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स की है। पॉपुलेशन का आप कंपैरिजन करें, G7 की पॉपुलेशन कितनी है या पूरे यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन मिलाकर देखें और कितनी है, और ब्रिक्स के मेंबर्स की पॉपुलेशन, और सारी दुनिया तो इधर इकट्ठी हो गई है। सिर्फ इंडिया और चाइना में देखें तो 3 अरब लोग, आधी दुनिया तो ये बनती है। साथ पाकिस्तान को मिलाएं तो कितने लोग बन जाते हैं, तो और फिर इंडोनेशिया, तो ये सारे आप देखें तो दुनिया तो उधर खड़ी हो रही है। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, यूरोप की टोटल जीडीपी कितनी है, तो ये बात उसको समझ नहीं आ रही। वो उल्टा मजीद धमकियां लगा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जिस धमकियों की वजह से दुनिया भाग रही है और अलग से अलायंस बना रही है वेस्ट के खिलाफ, वो उसका माइंडसेट, उसकी पॉलिसी अभी भी वही है। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। और उसका मतलब जिस चीज ने बहुत ट्रिगर किया है ना, वो ये गजा की जंग है। ये जो डी डॉलराइजेशन हो रही है, ये शायद बहुत डिले हो जाती, लेकिन पहले यूक्रेन की जंग और फिर अब ये गजा की जंग ने बहुत तेजी, यानी एक कैटलिस्ट का काम किया है सूरत हाल को बदलने के हवाले से, ग्लोबल ऑर्डर को बदलने के हवाले से। और हम जानते हैं कि इजराइल का कब्जा जो सारे का सारा खड़ा है, वो अमेरिकी इक्तदार के ऊपर खड़ा है। और अमेरिकी इक्तदार किस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, वो डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो डॉलर का गया तो अमेरिकी इक्तदार गया, अमेरिकी इक्तदार गया तो इजराइल का खात्मा। इजराइल के हवाले से अब यह बात तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि इजराइल आज खुद कोई पावर नहीं है। इजराइल सारे का सारा अमेरिका की वजह से है। जितने मर्जी उसको जहाज दिए गए, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, अगर आज अमेरिका उसके साथ खड़ा ना होता तो अब तक इजराइल खत्म हो चुका होता। ये अमेरिका की वजह से वो टिका हुआ है, बेशक उसकी जितनी मर्जी फिजाइया और टेक्नोलॉजी है। तो ये बात तो स्टैब्लिश हो चुकी है। तो अमेरिका की वजह से कैसे टिका हुआ है, अमेरिकी इक्तदार की वजह से। तो ये चीजें इस तरह से लिंक हो रही हैं। अब मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचता, लेकिन अब इसके ऊपर रशिया से जो डेवलपमेंट आ रही है, सर्जेई लेवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, पुतिन के बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट शख्सियत, उनका बयान जारी हुआ है और तमाम ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, रीजनल वॉर के ऊपर और फलस्तीन के तनाज़े के ऊपर उन्होंने बात की है। और ये गैर मामूली इसलिए है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कि पहली बार रशिया से 2 मरतबा एक ही बात आ रही है, एक ही दिन में 2 मरतबा एक ही बात आई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ने जा रही है। ये इतना संगीन मामला है कि रशिया का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला मैटर करता है, और वो एक ही दिन में कह रहे हैं कि यहां पर जंग छिड़ने जा रही। तो इसका मतलब पस्से पर्दा कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो सबको, इन वर्ल्ड पावर्स को नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट्स को पता चल गई हैं कि अब वो वक्त आ पहुंचा है। तो मैं बयान आपके सामने रख देता हूं, सबूत आपके सामने रख रहा हूं। सर्जेई लेवरोव के 5 बयान मैं आपसे शेयर करूंगा। देयर आर दोज हु वांट अ लार्ज स्केल रीजनल वॉर इन द मिडिल ईस्ट एंड दिस इज व्हाट मस्ट बी एड्रेस। यहां पर कुछ ताकतें हैं जो लार्ज स्केल रीजनल वॉर, एक ऑल आउट वॉर चाहती हैं। इजराइल इंपोजेस इम्पॉसिबल कंडीशंस इन रिटर्न फॉर रैशनल इनिशिएटिव प्रेजेंटेड बाय मीडिएटर्स इंक्लूडिंग इजिप्ट एंड कतर। जैसे अमेरिका इजराइल की पोजीशन का दिफा करता है कि मुज़ाकरात जो नहीं हो रहे वो हमास की वजह से नहीं हो रहे, तो रशिया वो पोजीशन अब इस्तेमाल कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन फलस्तीन के हक में। उसने कहा है अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, अगर कोई हाइपोक्रेसी दिखा रहा है मुज़ाकरात में और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो इजराइल की वजह से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हर बार ये नई कंडीशंस ऐड कर देता है। यहां से बड़ा रैशनल, बड़ा लॉजिकल मुआहदा जाता है, लेकिन आगे से इजराइल की हाइपोक्रेसी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा। अब जरा देखिए, द वेस्ट इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन विद अमेरिकन सपोर्ट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। ये वेस्ट जो है वो अपनी हेजमनी को बरकरार रखना चाहता है, और उसके लिए ये सारा कुछ जो जंगें छिड़ी हुई हैं, जो मामलात हो रहे हैं, ये सारा लार्जर पिक्चर में ये बेसिकली वो करना चाह रहे हैं कि दुनिया के ऊपर अपनी हेजमनी, अपना इक्तदार कायम रखना चाहते हैं। और दुनिया ने इनका इक्तदार झेला है, लेकिन अब वो क्यों नहीं झेल सकती, उसकी सबसे बड़ी मिसाल गजा है। ओ भाई, आपका अगर इक्तदार कबूल भी किया जाए तो क्या मिलेगा दुनिया को? ये मिलेगा जो गजा में हो रहा है, वो मिलेगा जो अफ्रीका में हुआ, या वो मिलेगा जो मिडिल ईस्ट के पिछले 30 सालों के अंदर हुआ है। वो इक्तदार अपना कायम रखना चाहते हैं, और दुनिया कह रही है कि हम अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, यानी जो फलस्तीनियों की सोच है कि हम अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, तो अब हम पीछे क्यों हटें? तो ये इस वक्त मामला चल रहा है। द वेस्ट इज यूजिंग डॉलर एज अ वेपन अगेंस्ट रशिया एंड इंपोजिंग इलीगल सैंक्शंस ऑन अस। वेस्ट डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो डॉलर का खात्मा बहुत जरूरी है। आखिरी, द वेस्ट डज नॉट वांट अ फेयर एग्रीमेंट बट रादर वांट्स टू डिफीट रशिया। वेस्ट कोई
एक एग्रीमेंट नहीं चाहता जिसके तहत जंग बंदी हो जाए, बल्कि मगरिब क्या चाहता है, नेटो क्या चाहता है कि वो रशिया की डिफीट करना चाहता है। तो अब सवाल नाज़रीन ये है कि यहां पर क्लियर हो गया जो हम आपको बातें बताते रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स करते रहे हैं कि रशिया की डिवीजन उनका मकसद है, रशिया को डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि वो रशिया के वसाइल लूटना चाहते हैं। तो आज सर्जेई लेवरोव ने कहा कि वो रशिया की डिफीट चाहते हैं। तो सवाल नाज़रीन ये है कि रशिया की डिफीट की बात करना, इसका मतलब क्या है? रशिया अगर डिफीट हुआ भी सही तो एक न्यूक्लियर वॉर से गुजरकर दुनिया आगे बढ़ेगी। मतलब अगर रशिया को डिफीट देनी है तो फिर एक न्यूक्लियर जंग से होकर गुजरना पड़ेगा ना। मतलब रशिया वो 6000 या जितने भी 5000 उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो लेकर बैठा रहेगा और डिवीजन कबूल कर लेगा, अपना मुल्क टूटता देखेगा और न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो न्यूक्लियर जंग फिर छिड़ेगी, फिर उसके बाद रशिया नहीं रहता तो फिर ना रहे। लेकिन क्या दुनिया न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है? और इस मीनिंगलेस जंग के लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि रशिया में वसाइल है और उनको हासिल करना है, ये अमेरिकी डीप स्टेट को चाहिए। तो ये आज वो खुलकर बात कर रहे हैं कि वो हमारी डिफीट चाहते हैं। तो रशिया की डिफीट का मतलब है दुनिया की मजीद तबाही, क्योंकि फिर तो रशिया के पास जितने हजारों न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो उन्होंने इस्तेमाल करने ही करने हैं, वो इस्तेमाल होंगे तो वो खत्म होगा ना। तो ये आपके सामने है। आगे नज़र चलते तो हिजबुल्लाह से जो ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं, हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो पिछले महीनों से परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर खड़ी हुई है। हम परमानेंट एक पोजीशन के अंदर स्टक हैं और वो ये पोजीशन ये है कि हम वन स्टेप अवे हैं फ्रॉम वॉर। यानी पिछले हम 4-5 महीनों से इस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि जंग हमसे एक कदम दूर है। और अभी पिछले 48 घंटों में कुछ मजीद ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे लगता है कि शायद अब वो वक्त आ पहुंचा है। अगर हम पहले जनरल कुरिला की बात कर लें, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, जो इजराइल गए, जिनके हवाले से पहले भी खबर सामने आई, लेकिन अब मजीद डेवलपमेंट्स वहां से आ रही हैं कि उन्होंने कैसे जाकर सूरत हाल को असेस किया, फिर इजराइल को डायरेक्शन दी कि कैसे हमला होगा, क्या मामलात होंगे। ये बाकायदा डायरेक्शन जो है वो वहां से दी गई है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूं, 5 से 6 लाइन्स हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन फॉर द ऑक्यूपेशन आर्मी, Kurila conducted an assessment of the situation from within the command's operation room and was presented with the operational plans of the Israeli occupation army in Lebanon. वो गए कमांड रूम के अंदर जहां से हमले होते हैं, उस कमांड रूम के अंदर उन्होंने सूरत हाल को असेस किया और वहां पर जाकर डायरेक्शन दी। मतलब बराह रास्त कमांड रूम में बैठकर उन्होंने डायरेक्शन दी क्या करना है, कहां पर डिप्लॉय करना है। ऑपरेशनल प्लान्स वहां पर डिस्कस हुए हैं हिजबुल्लाह के हवाले से। द क्वेश्चन इज हुज वॉर इज इट अगेंस्ट, ये किसकी जंग है, एंड हु इज रनिंग द वॉर, ये जंग किसके खिलाफ है और कौन इसको लड़ रहा है। इमेजिन इजराइल विच प्रेजेंट इटसेल्फ अ स्ट्राइकिंग फोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट। जरा इमेजिन करें कि इजराइल तो अपने आप को कहता है कि वो एक सोवरन स्टेट है, वो अलग से एक रियासत है और वो एक बड़ी स्ट्राइकिंग फोर्स है, एंड हैज इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टेड एंड ऑथोराइज्ड बाय अमेरिकन मिलिट्री कमांडर। लेकिन जो उसके ऑपरेशंस हैं वो अमेरिकन कमांडर्स आकर डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी जैसे एक सऊदी अरब एक अलग से पावर है, ईरान एक अलग से पावर है, या रशिया एक अलग से पावर है, तो रशिया के कमांड रूम में क्या चाइनीज आकर बैठेंगे? तो अभी मिसाल के तौर पे जो रशियंस ईरान के अंदर मौजूद हैं वो कमांड सेंटर्स के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, वो तो उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए आए हुए हैं जो इक्विपमेंट उन्होंने दिए हैं। यानी वो मॉडर्न इक्विपमेंट जो ईरान को नहीं चलाने आते, वो तो उसके लिए रशियंस आए हुए हैं। वो कमांड सेंटर में बैठकर ये थोड़ी कह रहे हैं कि यहां पर हमला करो, यहां पर ऐसे ना करो। तो इजराइल में क्या हो रहा है कि अमेरिकी कमांडर्स कमांड रूम में बैठकर डायरेक्शन दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशनल प्लान्स क्या हैं। द अमेरिकन्स आर अटैकिंग लेबनन, तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका बराह रास्त लेबनन के ऊपर अटैक कर रहा है। इट्स पीपल एंड इट्स रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर और इसके लोगों के ऊपर, इन अ क्लियर एंड ओपन मैनर। बिल्कुल वाजे ये हो चुका है कि अमेरिका बराह रास्त कमांड सेंटर में बैठकर डायरेक्शन दे रहा है कहां पर कैसे अटैक करना है। अच्छा, अब अगला बयान देखिए। बेनी गांट्स अर्ज वॉर फोकस ऑन हिजबुल्लाह डिसमिसेस आईओएफ गाजा फेलियर। बेनी गांट्स कह रहा है कि अब हमें हिजबुल्लाह के ऊपर फोकस करना होगा और हिजबुल्लाह से जंग करनी होगी। सो थिंग्स आर अप्रोचिंग, वॉर इज अप्रोचिंग, बहुत बड़ी एस्केलेशन। अब अगली जो हिजबुल्लाह के नाज़रीन हमले हुए हैं और जो नहारिया से इस वक्त वीडियोज आ रही हैं, नहारिया से वीडियोज आई हैं कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नहारिया के मेन सिटी के अंदर घुसे हुए हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर जाकर टकरा रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कैसे इजरायली चीखों पुकार कर रहे हैं
और इतने क्रेजी एक्सप्लोजन्स, धमाके वहां पर सुने जा रहे हैं, तो चीजें छुपाने की तो कोशिश हो रही है इजराइल की जानिब से, क्योंकि ये उसके लिए कितनी बड़ी इंसल्ट है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नहारिया में घुसे हुए हैं। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है। तो वीडियोस हमें ये बताती हैं कि ऑन ग्राउंड बहुत मैसिव लेवल के ऊपर एस्केलेशन हो चुकी है। और अगर हम नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से देखें और उसके माइंडसेट से देखें, तो हम तो पिछले 48 घंटों के वाकयात के ऊपर ये कह रहे थे कि नेतन्याहू तमाम इतराफ शिकस्त से घिर चुका है, तो अब उसको सर्वाइवल के लिए एक एस्केलेशन चाहिए। अच्छा, उसी दरमियान हिजबुल्लाह के ड्रोन्स घुस गए हैं नहारिया में और मतलब वहां पर धमाके हो रहे हैं, तो ये तो मजीद एडिशन है उसकी शिकस्त के अंदर। तो अब उसके पास वही रास्ता सरेंडर वाला, सीज फायर वाला, या फिर वहां पर एस्केलेशन वाला। तो सीज फायर तो होने नहीं वाला, तो फिर एस्केलेशन ये होने जा रही है। हिजबुल्लाह के आप जरा हमलों की तफसीलात देखिए। इजरायली मीडिया, फायरिंग टुवर्ड्स द गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रॉकेट्स फॉल ऑन माउंट हेमरॉन कॉजिंग डैमेज, माउंट हेमरॉन के ऊपर रॉकेट्स गिर रहे हैं। फायर्स ब्रोक आउट इन यारा इन द नॉर्थ ड्यू टू गन फायर फ्रॉम लेबनान। यारा के अंदर जनाब इस वक्त अटैक्स हुए हैं और आग लगी हुई है। फजर फोर्स आज मैदान में आई है और आज उसने दूसरी मरतबा अटैक किया है। वी टारगेटेड द बेत हलील साइड विद सेकंड रॉकेट साल्वो एंड अचीव डायरेक्ट हिट्स। इजरायली मीडिया, सोल्जर इंजर्ड इन हिजबुल्लाह शेलिंग इन द नॉर्थ। अब अगेन हम नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहे कि कितने सोल्जर्स इंजर हुए हैं, क्या वाकईतन इंजर हुए हैं या मारे गए हैं, इसको छोड़ें। लेकिन आपने ये सबूत इजरायली मीडिया की ज़बानी देखा कि जो रॉकेट्स, जो ड्रोन्स आ रहे हैं हिजबुल्लाह के, वो इजरायली फौजियों को जाकर हिट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स के ऊपर हम नहीं जा रहे, वो इजरायली फौजियों को जाकर हिट कर रहे हैं। तो गजा में, वेस्ट बैंक में और हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में इजराइल की कैजुअलिटीज जारी हैं। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। रेजिस्टेंस बहुत कुर्बानियां दे रही है, गजा के लोग एक एक लम्हा बहुत मुश्किल के अंदर गुजार रहे हैं। एड नहीं है, खाना पानी नहीं है, बमबारी जारी है। वेस्ट बैंक के अंदर दोबारा इजरायली फौज बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। बहुत मुश्किलात इस वक्त फ़लस्तीनी फेस कर रहे हैं और बहुत कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और 100 साल से ये कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। लेकिन तमाम अवामिल हमें बताते हैं, तमाम होने वाली डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं, इजराइल की इंटेंशंस हमें बताती हैं कि ये फैसला कुन मार्का है और ये नतीजा खेज़ मामले पर ही जाएगा। और नतीजा खेज़ फिर क्या है? नतीजा खेज़ एक ऑल आउट वॉर है, वो वॉर जो आलम इस्लाम और सियूनी ताकतों के दरमियान होगी और जिसको आखिरी सलीबी जंग, द लास्ट क्रूसेड भी कहा जा रहा है ओपनली। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।